हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू दिस क्लास। हम यहाँ पर इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वील कवर। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस अबाउट द ऑथर विलियम डगलस। उसके बाद हम स्टोरी की एक बैकग्राउंड देखेंगे। देन वील रीड द स्टोरी एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। इसके बाद एक समरी आएगी एंड देन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले द ऑथर ऑफ दिस लेसन, हिज नेम इज विलियम डगलस. He was born in the year 1898 and he died in the year 1980. He was born in the United States of America and he died in the United States of America. इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। विलियम डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स, जिसे हम ह्यूमन राइट्स के नाम से भी जानते हैं, ये उसे सपोर्ट करते थे। He was a judge at the Supreme Court of USA, retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving judge in the history of the court. इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज 36 years के लिए काम किया and he has the longest term in the history of this court. He was a judge from April 19, 1939 to November 12, 1975. तो ये इस ड्यूरेशन के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। His term total to 36 years, 209 days. टोटल इन्होंने 36 years, 209 days के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम किया और उनकी लॉन्गेस्ट टर्म थी इस कोर्ट की हिस्ट्री में। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो स्टोरी हम पढ़ेंगे, डीप वाटर, ये विलियम डगलस द्वारा लिखी गई बुक ऑफ मेन एंड माउंटेन्स से ली गई है। Now let us see the background of this lesson. इस स्टोरी में राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं? The story reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस कहानी में विलियम डगलस अपना एक इंसिडेंट बताते हैं जिस इंसिडेंट में वो स्विमिंग पूल में डूब गए थे, ऑलमोस्ट मर गए थे। और इस कहानी में वो हमें अपने फियर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फियर ऑफ वाटर, जो कि उन्हें बचपन से ही हो गया था और कैसे फाइनली उन्होंने उस फियर को कॉन्कर किया, उसे हराया। यही सब इस कहानी में विलियम हमें बताएंगे। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. What is an autobiography? Autobiography means हम खुद जब अपनी लाइफ की कहानी लिखते हैं, that is an autobiography. कि जैसे कि ये जो स्टोरी है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, जिससे डीप वाटर वाली स्टोरी ली गई है, ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी है, उनकी लाइफ की कहानी है जो उन्होंने खुद लिखी है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में लिखी है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि जब वो खुद ही अपने फियर को डिस्कस करते हैं अपनी ही लैंग्वेज में, तो वो उसे बड़ी ही इजीली रीडर को कन्वे कर पाते हैं। और इस स्टोरी में वो अपने इस फियर को बड़े ही इलैबोरेटली डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ। The writer gives a detailed description of the incident where he faced death and how the fear kept on haunting him till he finally overcame it. इस स्टोरी में विलियम ने डिटेल में डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया है अपने डर को, उस इंसिडेंट को जिसमें वो ऑलमोस्ट मर गए थे, कैसे इन्होंने डेथ का सामना किया, इन्होंने एक्सपीरियंस किया डेथ को, और वो जो डर था, मरने का डर, वो बार बार उनके सामने आता था, बार बार रेकर होता था
और फाइनली कैसे विलियम ने इस डर पे विजय हासिल की, उसे हरा दिया। ये सब बड़ी ही डिटेल में और बड़े ही अच्छे से इलैबोरेटली विलियम ने इस स्टोरी में बताया है। तो क्या पता चलेगा आपको इस स्टोरी में? डीप वाटर में हमें विलियम डगलस क्या बताना चाहते हैं? वो डर के बारे में, ये जो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है डर की, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया है कि डर क्या होता है, डर की क्या इंपॉर्टेंस और क्या इम्पैक्ट होता है किसी इंसान पर, और फिर अगर आप डर को हरा देते हैं, उस पर विजय पा लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आगे चलते हैं। It is a real life personal account of experiencing fear and the steps taken to overcome it. The writer analyzes fear and guides us to conquer it. ये वही बात है जो अभी मैंने आपको बताई। इस स्टोरी में विलियम अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसे उन्हें पानी से डर पैदा हो गया, कैसे उन्होंने क्या क्या कुछ किया उस डर को खत्म करने के लिए, उस पर विजय हासिल करने के लिए। और वो रीडर्स को भी यही गाइड करते हैं कि हम सबको अपने फियर को पहचानना चाहिए और फिर उसे हराकर उस पर जीत हासिल कर लेनी चाहिए और जिंदगी को खुलकर एक नए नजरिए के साथ जीना चाहिए। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसको एक्सप्लेन भी करूंगी मैं। डीप वाटर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. तो अब हम सबको पता है ये आई कौन है, ये राइटर हैं विलियम डगलस, जो कि अपने बचपन का एक इंसिडेंट हमें बता रहे हैं जिसमें वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। वो इंसिडेंट कब हुआ था? जब वो 10 या 11 साल की उम्र के थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूं। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. सबसे पहले मीनिंग्स देखते हैं। YMCA stands for Young Men's Christian Association. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी सेंटर्स बहुत सारे सिटीज में हैं, इंडिया में भी हैं, और इनके ही एक सेंटर में जो कि याकीमा शहर में था, वहां के स्विमिंग पूल में विलियम डगलस ने स्विमिंग सीखने का फैसला किया। याकीमा क्या है? ये एक शहर का नाम है जो कि वॉशिंगटन स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और ये जो रेड डॉट है ये है याकीमा जो कि वॉशिंगटन स्टेट में लोकेटेड है। ट्रेचरस का मीनिंग है डेंजरस, खतरनाक। तो यहाँ पर विलियम ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहां पर स्विमिंग सीखने का डिसाइड किया? YMCA के स्विमिंग पूल में, जो कि याकीमा नाम के शहर में लोकेटेड था। याकीमा शहर में ही याकीमा रिवर भी बहती थी जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी। जब विलियम ये बात कहते हैं तो इसी से हमें ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि उन्हें पानी से डर लगता है। तभी वो ये बात कह रहे हैं कि याकीमा रिवर तो बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी। आगे स्टोरी पढ़ने से पहले याकीमा रिवर के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। याकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वॉशिंगटन, USA. The state is named after the indigenous Yakama people. याकीमा रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि एक हिस्सा है कोलंबिया रिवर का, जो कि वॉशिंगटन स्टेट के ईस्टर्न हिस्से में बहती है। और ये जो याकीमा नाम है ये कहाँ से दिया गया है? याकामा नाम से ही इस रिवर को और इस शहर को याकीमा नाम दिया गया है। याकामा लोग देख लेते हैं कैसे होते हैं। ये है एक टिपिकल ट्राइबल याकामा पर्सन। The Yakama is a Native American tribe inhabiting the Washington state. याकामा नाम का एक ट्राइब है जो कि अमेरिकन हैं और ये वॉशिंगटन स्टेट में ही रहते हैं, और याकामा नाम के ट्राइब से ही इस शहर को और इस नदी को याकीमा नाम दिया गया। अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe.
जैसे कि पहले विलियम ने हमें कहा था कि याकीमा रिवर को ट्रेचरस यानी कि डेंजरस माना जाता था, आगे वो कह रहे हैं कि उनकी ममा हर वक्त उन्हें वॉर्न करती रहती थी। किस चीज के लिए? याकीमा रिवर से दूर रहने के लिए। केप्ट फ्रेश इन माई माइंड का मतलब है रिमाइंडेड मी। बार बार उनकी ममा उनको याद दिलाती रहती थी कि कितने सारे लोग याकीमा रिवर में डूब जाते हैं जब वो वहां पर स्विमिंग करने जाते हैं। तो जब भी विलियम की ममा ऐसे उनको याद दिलाती थी कि बहुत सारे लोग याकीमा रिवर में डूब जाते हैं, उनके अंदर जो पानी का डर था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता था। और फिर विलियम कहते हैं कि जो YMCA का स्विमिंग पूल था वो तो सेफ था, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि याकीमा रिवर बहुत ज्यादा डेंजरस थी, बहुत सारे लोग वहां पर डूब जाते थे और उनकी ममा भी कहती थी कि याकीमा रिवर से दूर रहना। लेकिन YMCA के स्विमिंग पूल में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सेफ था, वहां पे किसी तरह का खतरा नहीं था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. Drop का क्या मतलब है? The slope from the shallow end to the deep end. अगर आप लोगों ने कभी कोई स्विमिंग पूल का फ्लोर देखा है, वो कैसा होता है? थोड़ा सा पोर्शन शैलो, उसके बाद एक ढलान यानी कि स्लोप, और फिर डीप एरिया। तो यहां पर विलियम ये कह रहे हैं कि इस स्विमिंग पूल में, जो YMCA में स्विमिंग पूल था, वहां की जो स्लोप थी वो इतनी स्टीप नहीं थी, ग्रेजुअल थी, ऐसे थी। और इसीलिए कह रहे हैं कि मुझे इतना डर नहीं लगता था। और फिर वो ये बता रहे हैं कि जो शैलो एंड था स्विमिंग पूल का, वो सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था, यानी कि अगर उसमें कोई भी बच्चा है, अगर उसमें खड़ा रहेगा फर्श पे पैर लगाकर, तो उसका मुंह स्विमिंग पूल से बाहर निकलेगा। और जो डीप एंड था स्विमिंग पूल का, वो 9 फीट डीप था। लेकिन विलियम तो कभी डीप एंड में जाते ही नहीं थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने स्विमिंग करनी सीखनी थी, इसलिए वो शैलो एंड में बड़ी ही सेफली खड़े होकर स्विमिंग सीख सकते थे। और फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने वाटर विंग्स भी खरीदे। वाटर विंग्स क्या है? यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची ने जो येलो कलर की ट्यूब्स पहनी हुई है बाहों पर, इन्हें वाटर विंग्स कहा जाता है। दिस इज काइंड ऑफ अ सेफ्टी ट्यूब, जिसे छोटे बच्चे पहनते हैं जब वो स्विमिंग सीख रहे होते हैं, और इसकी मदद से क्या होता है, आप पानी में डूबते नहीं हैं। तो विलियम ने भी ऐसे ही वाटर विंग्स खरीदे ताकि वो स्विमिंग करते हुए पानी में ना डूबे। I hated to walk naked into it and show my skinny legs. Naked means without clothes. Skinny means thin, बहुत ही पतली पतली। विलियम कहते हैं कि जब स्विमिंग करने जाते हैं, हमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है जिसमें हमारी सारी बॉडी नेकेड हो जाती है। हम सिर्फ एक छोटा सा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग करने जाते हैं, जो कि विलियम को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी टांगे बहुत ज्यादा पतली हैं और वो अच्छे नहीं लगते। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड मीन्स टू ओवरकम समथिंग, एंड प्राइड इज योर ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन फिर भी स्विमिंग सीखने की इच्छा उनमें इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खत्म कर दिया, उसे भी ओवरकम किया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और स्विमिंग सीखने के लिए गए। तो इससे विलियम ये बताना चाहते हैं कि उनके अंदर जो डिजायर थी स्विमिंग सीखने की, वो इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खत्म कर दिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, अपनी पतली पतली टांगे भी बाहर निकाली, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहते थे। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion means dislike. अब यहाँ पर विलियम अपने पास्ट की एक और स्टोरी हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बचपन से ही जब भी मैं पानी के अंदर होता था, मुझे पानी से डिसलाइक होता था, मुझे पानी से नफरत होती थी, कभी भी मुझे पानी अच्छा नहीं लगता था। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California.
अब यहाँ पर जो इंसिडेंट विलियम हमें बता रहे हैं वो तब का है जब वो 3 या 4 साल के थे। बहुत ही छोटे से थे वो जब उनके पापा उन्हें कैलिफोर्निया में बीच पर लेकर गए। He and I stood together in the surf. सर्फ क्या होता है? समुन्दर के पानी की जो लहर होती है उसे सर्फ कहते हैं। ही यानी कि विलियम के डैड और विलियम दोनों के दोनों समुन्दर में बीच में खड़े हो गए और पानी की जो लहर है वो उनके तरफ आ रही थी और वो वहीं पर खड़े रहे। I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. Knocked me down का मतलब है overpowered me. अब विलियम छोटे से थे, 3-4 साल के थे, तो उन्होंने क्या किया? जब समुन्दर की लहर उनकी तरफ आई तो वो अपने पापा के साथ चिपक गए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जब लहर मेरे से टकराई तो उसने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर पूरी की पूरी पानी की लहर थी और वो पानी में डूब गए थे। My breath was gone. I was frightened. अब जब विलियम पानी में डूब गए थे, उनके ऊपर पूरी पानी की लहर थी, तो उन्हें एकदम से सांस आना बंद हो गया। इतने छोटे बच्चे को तो ये भी नहीं पता होता कि पानी में सांस कैसे लेना है या सांस को कैसे रोकना है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गए। Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. फिर विलियम कहते हैं कि मेरे डैड हंसने लग गए, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर था। टेरर मीन्स इंटेंस फियर। और उन्हें किस चीज से डर लग रहा था? उन्हें इस चीज से डर लग रहा था, ये जो समुद्र की लहरें हैं उनमें कितना ज्यादा फोर्स है, कितनी ज्यादा पावर है कि उन्होंने विलियम को धक्का दिया, नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर सारा का सारा पानी ही पानी था। इस चीज से विलियम बहुत ज्यादा डर गए थे, उनके दिल में पानी से डर बैठ गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. Revived means brought back to mind. विलियम कह रहे हैं कि जब वो YMCA के स्विमिंग पूल में गए तो वो ही बचपन की 3-4 साल की उम्र पे जो बीच पे उनका एक्सपीरियंस हुआ था वो उन्हें वापस से याद आ गया और वो जो डर था वो भी उनके अंदर आ गया। और विलियम ये कह रहे हैं कि वो अनप्लेजेंट मेमोरीज थी क्योंकि तब उनके अंदर डर बैठ गया था और वो ही डर जो उन्हें 3-4 साल की उम्र में लगता था वापस उनके अंदर आ गया जब वो YMCA के स्विमिंग पूल पर गए स्विमिंग सीखने के लिए। But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping means कॉपिंग और इमिटेटिंग समवन। विलियम कहते हैं कि थोड़ी ही देर में मैंने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया और मैं वाटर विंग्स पहन के बिना डरे स्विमिंग करता था। और मैं क्या करता था? बाकी बच्चों को देखता था, जैसे वो स्विमिंग करते थे वैसे ही उन्हें कॉपी करके मैं भी स्विमिंग करता था और अब उनका जो डर था वो धीरे धीरे कम भी होने लग गया था। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. Misadventure means an accident, an incident. कोई ऐसा इवेंट जिसे हम कहते हैं दुर्घटना। विलियम कह रहे हैं कि अभी उन्होंने 2-3 बार ही अपने वाटर विंग्स पहनकर थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग करना शुरू किया था और उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होना शुरू हुआ था जब एक दुर्घटना हुई, एक इंसिडेंट हुआ। वही इंसिडेंट जिसके बारे में विलियम हमें बता रहे हैं जब वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे। So what is the incident that William wants to tell us about? I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. विलियम कह रहे हैं कि वो स्विमिंग पूल पर गए, वहां पर कोई भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी, सन्नाटा था। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल स्टिल था क्योंकि अभी कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा था तो पानी में कोई लहरें नहीं थी
और स्विमिंग पूल के नीचे की जो बॉटम थी, उसकी जो टाइल्स थी एकदम साफ थी, वाइट कलर की थी और एकदम साफ सुथरी थी, जैसे कि बाथ टब में होती हैं। तो विलियम यहाँ पर स्विमिंग पूल को बाथ टब के साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाथ टब आप सबको पता होगा, हमारे घर में वॉशरूम में जो टब होता है जिसमें नहाते हैं, वो है बाथ टब। तो विलियम यहाँ पर इतने बड़े स्विमिंग पूल को बाथ टब के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे बाथ टब भी साफ सुथरा होता है, ऐसे ही स्विमिंग पूल भी खाली था और बाथ टब की तरह ही साफ सुथरा लग रहा था। आगे चलते हैं। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. Timid means fearful, afraid. विलियम अकेले स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए स्विमिंग पूल की साइड पर जाकर बैठ गए। वो बाकी बच्चों का इंतजार कर रहे थे। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. Bruiser means a person who is tough and aggressive and enjoys a fight or argument, जिसे हम बुली भी कहते हैं। तो विलियम ये कह रहे हैं कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी उन्हें वहां पर, वो अभी जाकर बैठे ही थे, तभी ऑलमोस्ट 18 साल का एक लड़का था जो कि वहां पर आया और वो बहुत ही बड़ा था, जैसे कि कोई ब्रूजर होता है। ब्रूजर कौन होता है? एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही टफ होता है, अग्रेसिव होता है, ऐसे लगता है कि वो कहते हैं ना एंग्री यंग मैन, ऐसे टाइप की लुक्स थी उस लड़के की। वो स्विमिंग पूल के एरिया में आ गया। He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. ऐसे टाइप का लड़का था वो जो स्विमिंग पूल पर आ गया। विलियम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसकी चेस्ट पर बड़े बड़े मोटे मोटे बाल थे और वो बहुत ही सुंदर था। स्पेसिमेन का मतलब है एग्जाम्पल। वो परफेक्ट, जो एक बॉडी बिल्डिंग वाला ही मैन टाइप का हंक होता है, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। उसकी लेग्स और आर्म्स पर ऐसे लग रहा था वो रिपल्स बने हुए हैं। जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल्स बनाते हैं, उनकी लेग्स और आर्म्स ऐसी होती हैं। तो उस लड़के की भी ऐसे ही थी। तो विलियम ऐसे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि विलियम तो छोटे से 10-11 साल के बच्चे थे जिनकी टांगे भी बहुत ज्यादा पतली थी। तो ऐसे बच्चों को ऐसी सी फिजिक वाले हीमैन टाइप के जो लड़के होते हैं वो बड़े ही अजीब लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं। तो ऐसे ही विलियम को भी वो जो लड़का है वो बड़ा ही खतरनाक सा लगा, डेंजरस सा लगा। ऐसे लग रहा था कि वो एक ब्रूजर है, पकड़ के सबको मार पीट देगा। और उसने ऐसे बॉडी बिल्डिंग करके अपनी आर्म्स, चेस्ट को ऐसे रिपल्स देकर शेप में बनाया हुआ था। He yelled, "Hi, Skitty! How do you like to be ducked?" Skinny means a thin person. Ducked means to push or plunge someone under the water. अब वो लड़का जैसे कि ब्रूजर ही था, उसे सब लोगों पर धौंस जमाने की आदत थी। किसी को भी पकड़ के मार दो, पीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही वो जब लड़का आया स्विमिंग पूल पे, उसने विलियम को देखा कि अकेला एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। उसने विलियम को कहा, "हाय स्किनी।" स्किनी मीन्स अ थिन पर्सन, एक पतला इंसान। और फिर उसने कहा, "तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हें पकड़कर पानी में गिर दे?" यानी कि उसने विलियम को ये कहा कि अगर तुम्हें कोई उठाकर स्विमिंग पूल में गिर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। और अगले ही पल उसने क्या किया? With that, he picked me up and tossed me into the deep end. Tossed means threw. इतना बोलने के बाद उस ब्रूजर ने क्या किया? उसने विलियम को उठाया। अब वो तो पहलवान टाइप का लड़का था, तो विलियम जैसे छोटे पतले लड़के को उसने बड़ी आसानी से अपनी हाथों से उठा लिया और उसे डीप एंड में, स्विमिंग पूल के डीप एंड में पकड़ के फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. Oh my God, this is what happened with William. जैसे ही उस ब्रूजर ने उन्हें पानी में घेर दिया, वो पानी में फटक से बैठे हुए, जैसे वो स्विमिंग पूल की साइड पर बैठे हुए थे, ऐसे ही वो पानी में लैंड हो गए। कितना सारा पानी उन्होंने स्वॉलो कर लिया, क्योंकि वो सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो पानी में गिर गए तो सारा पानी उनके मुंह में चला गया।
और साथ ही साथ वो पूल की बॉटम की तरफ नीचे चले गए। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. Wits means intelligence, आपके सोचने समझने की शक्ति। विलियम कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन इतना भी नहीं डरे थे कि उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। वो अभी भी सोच सकते थे, उनकी इंटेलिजेंस चल रही थी, उनका दिमाग काम कर रहा था। तो उन्होंने कुछ प्लान बनाया। On the way down, I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. जब विलियम पानी में नीचे जा रहे थे तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि जब वो नीचे स्विमिंग पूल के बेस को टच करेंगे, वो अपने पैरों से एक बड़ा सा जंप मारेंगे और फटाक से फुल स्पीड से स्विमिंग पूल की ऊपर की सरफेस पर पहुंच जाएंगे और फिर उसके ऊपर फ्लैट लेटकर अपने पैरों से पैडल करेंगे। पैडल मीन्स पैरों को अप डाउन की मोशन में स्विमिंग पूल की सरफेस पे चलाएंगे और आराम से स्विमिंग पूल की एज पर यानी कि किनारे पर पहुंच जाएंगे। तो ये विलियम का प्लान था डूबने से बचने का। आगे देखते हैं कि उनके इस प्लान का क्या हुआ। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन विलियम तो स्विमिंग पूल के नीचे बॉटम तक पहुंचे ही नहीं। बहुत लंबा जर्नी था। Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. अब विलियम कह रहे हैं कि जो डीप एंड था स्विमिंग पूल का, जिसकी डेप्थ है 9 फीट, ऐसे लग रहा था कि उसकी डेप्थ 9 फीट नहीं है, 90 फीट है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लग रहा था नीचे तक पहुंचने में। और वो कह रहे हैं कि इतना तो सांस भी उन्होंने रोका नहीं हुआ था। जब तक वो नीचे तक पहुंचते उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनकी लंग्स तो फट ही जाएंगी, यानी कि वो अब अपना सांस नहीं रोक पा रहे थे, उन्हें सांस लेना था। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. Summon means gathered, इकट्ठा करना. Great spring means a push. I imagined I would bob to the surface like a cork. Bob means jump up. जब विलियम के पैर स्विमिंग पूल की बॉटम पर टच हुए, उन्होंने सारी ताकत इकट्ठी की और बड़े ही जोर से स्विमिंग पूल के ऊपर की तरफ जंप लगाई। और विलियम ने ये इमेजिन किया था, अपने माइंड में ये सोचा था कि जैसे ये शैंपेन की बोतल से जोर से कॉक बाहर निकलता है, ऐसे ही वो भी फुल स्पीड से स्विमिंग पूल के बॉटम से स्विमिंग पूल की सरफेस तक ऊपर बाहर आ जाएंगे। लेकिन देखते हैं अब उनके प्लान का क्या हुआ। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। वो एक कॉक की तरह फुल स्पीड पे बाहर नहीं आए। वो स्विमिंग पूल की ऊपर जा रहे थे, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. Tinge means a touch of color, हल्का सा shade. जब विलियम ऊपर धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने तो ये सोचा था कि वो बहुत फुल स्पीड पर स्विमिंग पूल की सरफेस तक पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली देखने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो बाहर पहुंच गए हैं। लेकिन उनको क्या दिखा? वो पानी के अंदर ही थे, इसलिए उन्हें अपने आसपास येलोइश टिंज वाला हल्के से स्लाइट येलोइश कलर का पानी दिखा। वो घबरा गए, वो डर गए, क्योंकि अभी तक वो ऊपर नहीं पहुंचे थे और उन्हें सांस चाहिए था, उन्हें ऑक्सीजन लेनी थी। उन्होंने ऊपर सरफेस की तरफ स्विमिंग पूल के बाहर की तरफ अपने हाथ बाहर निकाले और उन्हें हवा में हिलाया। और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथों को ऐसे हिलाया हवा में जैसे कि मैं किसी रोप को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये सोच रहे थे कि शायद कोई उन्हें बचाने के लिए स्विमिंग पूल में रोप घेर देगा, जिसे पकड़ के वो बाहर निकल पाएंगे। लेकिन उनके हाथों में कुछ नहीं आया, सिर्फ पानी ही था उनके आसपास। कोई भी तरह का ऐसा चीज नहीं था जिसे पकड़ के वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल पाए। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then
My eyes and nose came out of the water but not my mouth. Suffocating means unable to breathe due to lack of air. घुटना, दम घुटना. Yell means to scream, चिल्लाना. अब जैसे कि विलियम सांस नहीं ले पा रहे थे, उन्हें सफोकेशन होने लग गई. उन्होंने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश की, हेल्प मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए उन्होंने चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर से कोई आवाज नहीं निकली. ग्रेजुअली जब वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, उनकी आंखें और नाक पानी में से बाहर निकल भी आए, लेकिन उनका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था. आगे फिर बताते हैं विलियम. I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. Flailed means to wave your hands. Rigid means hard. विलियम कह रहे हैं कि जब वो ऊपर सरफेस तक पहुंच गए तो उन्होंने हवा में अपने हाथों को वेव किया मदद मांगने के लिए, लेकिन वापस क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने पानी स्वॉलो कर लिया और वो चोक होने लग गए. चोक मीन्स उनके बॉडी के अंदर जो पानी स्वॉलो हो गया था वो उनकी लंग्स में भी चला गया, जिससे उन्हें खांसी होने लग गई और ऑक्सीजन आना और भी ज्यादा बंद हो गई. फिर उन्होंने अपनी टांगों को और ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उनकी टांगे ऊपर आ ही नहीं रही थी. उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनकी टांगे बहुत ज्यादा भारी हो गई हैं और वो नीचे की तरफ वेट डालकर लटक रही हैं, और उनकी टांगों में बिल्कुल भी जान नहीं थी. वो ऐसे लग रही थी जैसे कि पैरालाइज हो गई हैं, अनेबल टू मूव एंड हार्ड हो गई हैं. तो विलियम को अपनी बॉडी के बारे में क्या क्या फील हुआ? सबसे पहले तो जब उन्होंने अपने हाथों को हवा में उड़ाया मदद मांगने के लिए, तो उन्होंने पानी स्वॉलो कर लिया, जिस वजह से पानी उनकी लंग्स में चला गया और वो चोक हो गए, सांस नहीं ले पा रहे थे. उन्होंने अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश की, पर उन्हें ऐसे लगा जैसे उनकी टांगे बहुत ज्यादा भारी हैं और वो नीचे की तरफ लटक रही हैं, उनमें बिल्कुल भी जान नहीं है. वो पैरालाइज्ड फील कर रहे थे क्योंकि वो अपनी टांगों को हिला नहीं पा रहे थे और उनकी लेग्स बिल्कुल रिजिड हो गई थी, हार्ड हो गई थी. आगे बढ़ते हैं विलियम के साथ क्या हुआ. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. विलियम को ऐसे लग रहा था कि कोई उन्हें नीचे की तरफ, स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ खींच रहा है. आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी. उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया कि कोई मेरी मदद करो, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं गई, उनकी आवाज पानी में ही रह गई. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. तो सेकेंड टाइम विलियम एक बार फिर से स्विमिंग पूल के बॉटम की तरफ नीचे स्विमिंग पूल में डूबने लग गए. आगे चल के पढ़ते हैं विलियम के साथ क्या हुआ स्टोरी में. आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. Expending means losing or giving out. विलियम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो पानी में एक बार फिर से नीचे की तरफ जाने लगे, उन्होंने पानी को ही पकड़ने की कोशिश की. ये उनकी एक नाकामयाब कोशिश थी अपने आप को स्विमिंग पूल में एक बार फिर से डूबने से बचाने की. और फिर वो अपने इस एफर्ट को कंपेयर कर रहे हैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो कि रात को एक डरावना सपना देखता है. वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा ताकत जुटाई ताकि मैं स्विमिंग पूल में एक बार फिर से डूबने ना लग जाऊं. जैसे कि कोई इंसान रात को जब सो रहा होता है और वो एक डरावना सपना देखता है, वो भी अपने डरावने सपने में इस डर से, इस भूत से लड़ाई करता है. ऐसे ही विलियम भी इस पानी के साथ लड़ाई कर रहे थे ताकि वो एक बार फिर से इस पानी में डूबने ना लग जाए. तो ऐसा कंपैरिजन करके विलियम क्या कहना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे जब हम रात के टाइम सोते वक्त एक डरावना सपना देखते हैं, जो भी हमें डरा रहा होता है हम उसके साथ लड़के उसे हरा नहीं सकते. ऐसे ही विलियम की हालत थी इस स्विमिंग पूल में. वो भी पानी में डूबने से डर रहे थे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जिससे कि वो पानी में से बाहर निकल पाए और अपने आप को बचा पाए. पानी ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था. आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड. एक मीन्स पेन्ड, उनमें दर्द हो रहा था. थ्रॉब्ड मीन्स फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ रेगुलर बीट्स.
जैसे हम बीट्स कहते हैं धक 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 धक, जो कि रेगुलर होती हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद होती हैं, उसे थ्रॉबिंग कहते हैं। ऐसा उनके सिर में हो रहा था। विलियम की सांस खत्म हो गई थी, उन्हें अब सांस आनी बंद हो गई थी, उनकी लंग्स में दर्द हो रहा था और उनका सिर भी बहुत ज्यादा थ्रॉब कर रहा था, उसमें रेगुलर बीटिंग की आवाज फील हो रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी। डिजी मीन्स फेंट, अनस्टेडी, बेहोश हो जाना। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मीन्स द प्लान ऑफ एक्शन। I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. तो हम ये कह सकते हैं कि विलियम को किसी ने ये चीज बताई थी, ये ट्रेनिंग दी हुई थी, जो प्लान था उनका, क्योंकि बार बार वो इसी प्लान को रिकलेक्ट करते हैं। फिर से वो कह रहे हैं कि मुझे अपना प्लान याद था कि जब मैं स्विमिंग पूल के बॉटम को टच करूंगा तो मैंने ऊपर की तरफ जंप लगाना है और मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, जैसे कि एक कॉक जोर से निकलती है बॉटल में से, ऐसे ही मैं भी स्विमिंग पूल से जोर से बाहर निकल आऊंगा। ऑल्दो उनका ये प्लान एक बार ही फेल हो चुका है, लेकिन फिर से विलियम के पास और कोई चारा नहीं है और कोई वे आउट नहीं है अपने आप को बचाने का, इसलिए उन्होंने फिर से सोचा कि वो यही प्लान अपनाएंगे। आगे देखते हैं उनके साथ क्या होता है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। स्ट्राइक आउट मीन्स टू एक्सटेंड, बाहर की तरफ निकालना। थ्रैश मीन्स हिट विद फोर्स, बहुत जोर जोर से किसी को मारना। ये उनका आगे का प्लान है। वो कह रहे हैं कि जब मैं ऊपर सरफेस पर आ जाता तब मैं क्या करता, अपनी बाहें बाहर निकाल के उन्हें पानी में ऐसे ऐसे मारता और अपने पैरों के साथ पानी को जोर जोर से हिट करता, यानी कि मैं आराम से स्विम करता। Then I would get to the edge of the pool and be safe. वो कह रहे हैं कि ऐसा करने पर मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाता और मैं बच जाता। तो एक बार फिर से विलियम अपने इसी ही प्लान को रिकलेक्ट कर रहे हैं। I went down, down endlessly. विलियम कहते हैं लेकिन वो एक बार फिर से स्विमिंग पूल में नीचे की तरफ जाते रहे और नीचे की जो 9 फीट की जर्नी है वो कंप्लीट ही नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। आई ओपन माई आईज, उन्होंने अपनी आंखें खोली आसपास देखने के लिए। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। विलियम ने अपने आसपास क्या देखा, पानी जो कि हल्के से येलो कलर का था। और फिर वो कहते हैं कि इतना डार्क पानी था वो, उसके आसपास उसके बीच में से कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड देन sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. Stark means severe, बहुत ही ज्यादा intense. Seized means gripped, जकड़ लेना, पकड़ लेना। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली और उन्हें अपने आसपास डार्क कलर का पानी देखा जिसके थ्रू कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो बहुत ज्यादा डर गए। वो कह रहे हैं कि ये जो डर है जिसने उन्हें जकड़ लिया था, उस डर को कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सिर्फ जिसने उस डर को एक्सपीरियंस किया है वो ही उस डर को जानता है कि वो डर कैसा होता है। सो विलियम इज सेइंग कि वो वर्ड्स में ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते कि वो डर की फीलिंग कैसी थी। सिर्फ वो इंसान जिसने वो डर एक्सपीरियंस किया है वो ही ये चीज को समझ सकता है कि कितना गहरा, कितना ज्यादा, कितना सिवियर डर था जिसने विलियम को जकड़ लिया था। I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. तो विलियम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा था। Shrieking means screaming. Paralyzed means incapable of movement. वो पानी के अंदर थे लेकिन वो चिल्ला रहे थे, वो हिल नहीं सकते थे, पैरालाइज हो गई थी उनकी बॉडी, वो उसे हिला नहीं पा रहे थे। एकदम स्टिफ और हार्ड हो गई थी उनकी बॉडी क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गए थे। तो इस डर का क्या इम्पैक्ट था उनके ऊपर, उनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, एकदम हार्ड हो गई थी,
वो उसे हिला नहीं पा रहे थे। उनके गले में जो चीखने की आवाज थी वो भी ऐसे लग रहा था कि उनके गले में ही फ्रीज हो गई है। वो चीख भी नहीं पा रहे थे, उनके गले में से आवाज भी नहीं निकल रही थी। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Pounding means the repeated beating. जैसे हमारे दिल में धड़कन होती है, repeated beating, ऐसे ही विलियम के सिर में भी पाउंडिंग हो रही थी, जिसको उसने पहले कहा था कि मेरे सिर में थ्रॉबिंग हो रही थी। तो वो कह रहे सिर्फ दो चीजें थी जो इंडिकेट कर रही थी कि अभी वो अलाइव है। एक तो उसकी हार्ट बीट हो रही थी और उसके सिर में भी बीटिंग हो रही थी। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. Mist means in between. अब यहाँ पर विलियम ये बता रहा है कि जब वो पानी में नीचे की तरफ डूब रहा था और वो बहुत ज्यादा घबरा गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, तभी एकदम फिर से उसे याद आया अपना प्लान। वो प्लान क्या था? वो प्लान ये था कि जैसे ही वो स्विमिंग पूल के बॉटम पर पहुंचेगा, उसने अपने आप को जोर से जंप करवाना है। और वो कहता है कि जब उसने फील किया कि उसके पैर नीचे की टाइल्स को टच कर रहे थे, तो वो इतना एक्साइटेड था, उसने अपने पैरों के साथ इतनी जोर से ऐसे कोशिश की जैसे वो किसी चीज को पकड़ रहा है, और पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसने ऊपर की तरफ जंप लगाई। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हुआ। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि विलियम ने जो जंप की, जो उसका प्लान था, वो एक बार फिर से फेल हो गया। विलियम स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकल पाया। अभी भी वो पानी में ही डूबा हुआ था। उसने आसपास ढूंढा कोई ऐसी चीज को जिसकी हेल्प से वो पानी से बाहर निकल पाए। कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए जिन्हें पकड़ के वो स्विम करता हुआ किनारे तक पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसके आसपास येलोइश टिंज, येलोइश शेड वाला पानी ही पानी था। Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. विलियम कह रहा है कि इतना ज्यादा, इतना गहरा डर था उसके अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंसान इलेक्ट्रिक शॉक की ग्रिप में होता है, उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। तो विलियम ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी पूरी बॉडी में टेरर फैला हुआ था, जस्ट लाइक किसी इंसान को जब इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है, उसकी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. तो यहाँ पर विलियम अपना रिएक्शन बता रहे हैं। वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वो डर से कांप रहे थे, उनके हाथ पांव नहीं चल रहे थे। उन्होंने आवाज लगाने की कोशिश की, अपनी मम्मा को बुलाने की कोशिश की हेल्प के लिए, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकली, कुछ भी नहीं हुआ। And then, strangely, there was light. एकदम से अचानक से विलियम ने क्या देखा? उनके आसपास लाइट है, यानी कि वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल रहे थे। I was coming out of the awful yellow water. Awful means something which is dirty. You don't like something. So विलियम अब इस स्विमिंग पूल के पानी को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो इसमें डूब रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं इस गंदे से स्विमिंग पूल के पानी से बाहर निकल रहा था। At least my eyes were. उनकी आंखें, सिर्फ उनकी आंखें स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही थी, बाकी की पूरी बॉडी अभी स्विमिंग पूल में ही थी। तभी उन्हें अपने आसपास लाइट दिखी। My nose was almost out too. आंखों के बाद
नाक आती है, यहाँ देखिए उनकी आंखें तो बाहर निकल ही आई थी और उनकी नोज ऑलमोस्ट पूल से बाहर आ गई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। तीसरी बार एक बार फिर से विलियम स्विमिंग पूल के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जाने लग गए। अभी उनका माउथ तो स्विमिंग पूल के अंदर ही था, लेकिन उन्होंने सांस लेने की कोशिश की अपना मुंह खोलकर, तो उन्हें हवा की जगह क्या मिला? पानी मिला, क्योंकि अभी भी उनका मुंह स्विमिंग पूल के पानी के अंदर ही था। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरे ट्रिप पर क्या हुआ? द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब ये जो येलोइश कलर की लाइट विलियम को दिखी थी, वो एक बार फिर से बंद होने लग गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। I relaxed. Even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. Ceased means ended, खत्म हो जाना. Limp means lifeless, बेजान होना. विलियम कहते हैं कि उनकी जितनी कोशिशें थी अपने आप को बचाने की, वो एकदम से बंद हो गई। वो एकदम से बहुत ही डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रहे थे, वो बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे और उन्हें ऐसे लग रहा था कि उनकी टांगों में भी जान नहीं है, वो लाइफलेस हैं। और एकदम से उनके ब्रेन के ऊपर ऐसे लगा जैसे कि एक काली सी परछाई छा गई है। उनके ब्रेन की थिंकिंग पावर, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी विट सब खत्म हो गई। तो क्या हो रहा था विलियम के साथ? आगे चल के पढ़ते हैं। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर। अब ये जो नई चीज विलियम के साथ हुई, ये इतनी अजीब थी, इतनी अलग थी उनके पहले की बिहेवियर से। पहले उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अचानक से जब वो इतने रिलैक्स हो गए, उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिशें खत्म कर दी, उनका डर भी खत्म हो गया। There was no more panic. अब वो घबरा भी नहीं रहे थे, अब वो अपने आप को बचाना भी नहीं चाहते थे। It was quiet and peaceful. एकदम से उन्हें बहुत ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। Nothing to be afraid of. अब उन्हें डूबने का डर भी नहीं लग रहा था। तो एकदम से कंट्रास्ट रिएक्शन हो गया था विलियम का। ऐसा क्या हुआ विलियम के साथ जो कि एकदम से उनका बिहेवियर, उनके माइंड की वर्किंग, उनकी बॉडी की वर्किंग सब चेंज हो गई। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. यहाँ पे विलियम क्या कह रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल चल रहे थे। उन्हें स्लीपी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है, इतना रिलैक्स्ड हो गए थे वो। उन्हें लग रहा था कि अब मुझे जंप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मेरे को ऐसा मन कर रहा है कि मैं आसमान में उड़ूं और मेरी माँ मुझे अपनी बाहों में ले ले और मैं अब सोना चाहता हूँ। तो ऐसी जो फीलिंग विलियम के साथ हो रही थी, ये कब होती है? ये क्या साइकोलॉजी शो करना चाहते हैं विलियम? I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Oblivion means the state of being unaware or unconscious of what is happening around one. जब आप बेहोश हो जाते हैं, अपनी सुध खो बैठते हैं, that is oblivion. Curtain of life fell का मतलब है life came to an end. That means he was almost dead. विलियम की ये जो कॉन्ट्रास्ट फीलिंग्स थी, अब वो अपने आप को बचाना नहीं चाहते थे, वो एकदम से रिलैक्स्ड हो गए थे, उनका डर खत्म हो गया था। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि अब वो अनकॉन्शियस होने लग गए थे, बेहोश हो गए थे और ऑलमोस्ट मरने वाले थे। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली जो बात विलियम को याद है वो ये है कि वो स्विमिंग पूल के किनारे लेटे हुए थे अपने पेट के बल और वो वॉमिट कर रहे थे। तो जो लास्ट चीज विलियम को याद थी कि अब वो इतना रिलैक्स हो गए हैं, वो सोना चाहते हैं, उसके बाद वो बेहोश हो गए थे। उन्हें कुछ भी नहीं याद कि वो स्विमिंग पूल के बाहर कैसे आए। अगले जब उन्होंने होश संभाला तो वो स्विमिंग पूल की साइड पर लेटे हुए थे और वॉमिट कर रहे थे।
The chap that threw me in was saying, "But I was only fooling." Someone said, "The kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room." चैप यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं? वो जो ब्रूजर लड़का था ऑलमोस्ट 18 साल की उम्र का, जिसने विलियम को स्विमिंग पूल में फेंका था। वो कहता है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, लेकिन उसे किसी ने गुस्सा किया, किसी ने डांटा और कहा कि बच्चा बेचारा मरने ही वाला था, अब तुम नॉर्मल हो जाओ, ठीक तरह से बिहेव करो और इसे चलो उठाकर हम लॉकर रूम में ले चलते हैं। तो ऐसा कह के इस बंदे ने इस लड़के को गुस्सा किया। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. Wobbly means to feel weak. कमजोर फील होना, ऐसा लगे कि आपकी नीज में इतनी ताकत नहीं है कि आप खड़े रह सके। अब यहाँ पर इम्पैक्ट है उस चीज का, इस इंसिडेंट का क्या असर हुआ विलियम पर फिजिकली। वो कहते हैं बहुत सारे घंटों के रेस्ट के बाद वो चलकर अपने घर गए, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही थी और वो कांप रहे थे। वो बेड पर लेट गए सोने के लिए और रोते रहे। वो इतने ज्यादा घबरा गए थे, इतने ज्यादा डर गए थे, और उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और फिर वो कहते कितने दिनों तक मेरे दिल में एक हॉन्टिंग फियर, यानी कि एक ऐसा डर जो कि आपको बार बार आकर डराता है, वो मेरे दिल में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, हल्का सा भी अगर मैं काम कर लेता, कोई भी ऐसा फिजिकल काम करता जिससे मुझे थकावट हो जाती, उससे मैं अपसेट हो जाता था। यानी कि वो फिजिकली इतना ज्यादा ड्रेन हो गए थे, इतना वीक हो गए थे कि वो कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। अगर वो खड़े रहते तो उन्हें ऐसे लगता कि उनकी नीज में ताकत नहीं है और वो गिर जाएंगे, और उनके पेट में भी, स्टमक में भी सिक फीलिंग होती थी। तो विलियम के ऊपर इस ड्राउनिंग इंसिडेंट का फिजिकली और इमोशनली, मेंटली बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हुआ था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. इस इंसिडेंट के बाद विलियम वापस स्विमिंग पूल कभी नहीं गए। उन्हें पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था और इसलिए वो पानी से दूर ही रहते थे। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. कैस्केड्स मीन्स अ वाटरफॉल, जिसे हम झरना कहते हैं। विलियम कहते हैं कुछ सालों बाद उन्हें पता लगा कि पास ही में जहां वो रहते थे वहां पर झरने भी थे। वो वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पानी से तो डर लगता था। तो ये एक चीज, ये जो डर था, ये उनके रास्ते में रुकावट बन रहा था। एंड व्हेनेवर आई डिड, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. अब यहाँ पर ये जो नाम है, टाइटन, बम्पिंग रिवर, ये नदियों के नाम है, और वार्म लेक है जो ये एक लेक का नाम है जो कि गोट रॉक्स नाम के एरिया में लोकेटेड है। ये सारी जगहें यूएसए में हैं। तो विलियम ये कह रहे हैं कि जब भी वो किसी भी रिवर में या किसी भी लेक में स्विमिंग करने के लिए या नहाने के लिए जाते थे, तो ये जो डर है, पानी का जो डर है, ये बार बार आ जाता था और इन्हें डराता था, और इतना स्ट्रॉन्ग होता था ये डर कि ये इनको कंप्लीटली पोजेस कर लेता था, अपनी जकड़ में पकड़ लेता था, और विलियम बहुत ज्यादा डर जाते थे। My legs would become paralyzed. इतना ज्यादा डर जाते थे विलियम कि उनकी टांगे मूव नहीं करती थी। Icy horror would grab my heart. फिर वो कहते हैं कि ऐसा डर था, ऐसे समझो कि चिल कर देने वाला डर, मेरे दिल को एकदम दहला देता था, इतना ज्यादा डर जाते थे वो। This handicap stayed with me as the years rolled by. Handicap means a circumstance that makes progress or success difficult.
यहाँ पे वो कौन सा सर्कमस्टांस है जो कि विलियम की प्रोग्रेस या सक्सेस को मुश्किल बना रहा है? ये है उनका फियर, पानी का डर। वो कहते हैं कि ये जो डर था पानी का, ये उनके साथ था और ये उन्हें बहुत सारी चीजें करने से रोक रहा था। In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deutsch and Betolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. Canoes means a small boat. यहाँ पर विलियम अपने अलग अलग बोटिंग, फिशिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं। मेन लेक एक लेक का नाम है जहां पर विलियम सैल्मन नाम की फिश की फिशिंग करने के लिए जाते थे। बैस भी एक फिश का नाम है जिसकी फिशिंग के लिए विलियम न्यू हैम्पशायर जाते थे। ट्राउट भी एक फिश का नाम है जिसकी फिशिंग के लिए विलियम ड्यूस और मेटोलियस नाम की रिवर्स में जाते थे जो कि ओरेगन में है। फिर वो सैल्मन की फिशिंग के लिए कोलंबिया रिवर में भी जाते थे और वाटरफॉल की जो बम्पिंग लेक थी वहां पर भी जाते थे। वो कहते हैं कि जहां पर भी मैं जाता था फिशिंग करने के लिए, जब भी मैं किसी वाटर बॉडी में होता था, तो ये जो पानी का डर है ये उनके साथ साथ, उनके पीछे पीछे वहां पर भी आ जाता था। तो विलियम बहुत ज्यादा हैंडीकैप फील कर रहे थे क्योंकि वो इस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और वो जब भी किसी वाटर बॉडी में जाते थे उनका मजा खत्म हो जाता था बिकॉज ऑफ दिस फियर। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. Ruined means destroyed, deprived means to take away something. ये जो fear है इसने विलियम के सारे फिशिंग ट्रिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्हें कभी भी मजा नहीं आता था क्योंकि वो डर जाते थे, उनकी बॉडी पैरालाइज हो जाती थी, उनके टांगे नहीं हिलती थी, उनका दिल दहल जाता था और जब आप डर जाएंगे तब आप किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करेंगे और उन्हें कभी भी बोटिंग करने में, स्विमिंग करने में मजा नहीं आता था और वो बोटिंग, स्विमिंग आराम से कर ही नहीं पाते थे। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। विलियम ने बहुत सारे तरीके भी अपनाए ताकि वो इस डर से बाहर निकल पाए, लेकिन नहीं, ये डर जा नहीं रहा था। Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. Finally, विलियम ने सोचा कि वो एक इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखेंगे। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. तो विलियम हर हफ्ते 5 दिनों के लिए स्विमिंग सीखने जाते थे। फिर वो हमें ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें स्विमिंग सिखाई। हर रोज वो 1 आवर के लिए स्विमिंग सीखते थे। उनकी वेस्ट पर इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट बांध दी थी। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. केबल का मतलब है a thick rope, मोटी सी रस्सी। विलियम कह रहे हैं कि उनके वेस्ट पे जो बेल्ट बांधी हुई थी वो एक मोटी सी रस्सी के साथ अटैच थी जो कि ऊपर एक रॉड पर एक पुली से निकलती थी। आप सबको पता होगा व्हाट इज अ पुली। पुली इज अ काइंड ऑफ अ लीवर, हमने साइंस में पढ़ा है। ये जो रोप है आप देख सकते हैं, ये वाली रोप, ये इस लीवर में से, इस पुली में से निकल रही है। एक एंड इस रोप का विलियम की बेल्ट के साथ बंधा हुआ है और दूसरा एंड रोप का विलियम के इंस्ट्रक्टर के पास है। पढ़ते हैं, he held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अब ये इंस्ट्रक्टर का क्या तरीका था मैं आपको बताती हूँ। विलियम को डर था कि वो स्विमिंग पूल में डूब ना जाएं। उनके इस डर को खत्म करने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, विलियम के वेस्ट पर एक बेल्ट बांध दी, उस बेल्ट को एक रोप के साथ अटैच करके पुली से निकाल दिया और एक एंड को खुद पकड़ लिया।
तो उन्होंने विलियम को ये आश्वासन दे दिया कि घबराओ मत, अगर तुम डूबने लगोगे स्विमिंग पूल में तो मैं इस रस्सी को खींच के तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तो ऐसे इंस्ट्रक्टर ने रस्सी को पकड़े रखा और विलियम स्विमिंग पूल में हर रोज कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक स्विमिंग करते रहे। और फिर विलियम कहते हैं कि जब भी मैं ऐसे स्विम करता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो डर वापस से आ जाता था मुझे डराने के लिए। तो यानी कि अभी वो डर निकला नहीं था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. अब इंस्ट्रक्टर क्या करता था, वो रोप को थोड़ा लूज छोड़ देता था ताकि विलियम खुद से अपने डर पर विजय पा सके और स्विम कर सके। लेकिन विलियम ये कहते हैं कि जैसे ही इंस्ट्रक्टर रोप को लूज करता था, विलियम स्विमिंग पूल में थोड़ा सा नीचे चले जाते थे और उन्हें फिर से ये फील होता था कि मैं डूब रहा हूं, और तभी उनकी लेग्स फिर से पैरालाइज हो जाती थी, अनएबल टू मूव। It was 3 months before the tension began to slack. Slack means to reduce. पूरे 3 महीने लगे विलियम को, जब उनकी ये जो टेंशन है, ये जो घबराहट है, ये कम होने लगी। यानी कि अगर उनके इंस्ट्रक्टर रोप को थोड़ा लूज छोड़ते भी थे तो विलियम ऐसे रिएक्ट नहीं करते थे। इस चीज को करने में विलियम को पूरे 3 महीने लग गए। आगे पढ़ते हैं विलियम ने कैसे अपने डर पे विजय पाई। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अगर आप लोगों ने स्विमिंग सीखी है या देखा है कभी किसी स्विमर को स्विम करते हुए, तो आपको ये पता होगा कि स्विम करते हुए सांस कैसे ली जाती है, कैसे छोड़ी जाती है। वही विलियम यहाँ पर बता रहे हैं। उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सिखाया कि जब तुम्हें एक्सेल करना है, यानी कि अपनी सांस को बाहर निकालना है, तो तुम अपने फेस को पानी के अंदर रखोगे, और जब तुमने सांस लेना है तब तुम अपने फेस को पानी के बाहर निकालकर सांस लोगे। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो स्विमर है इसने अपना फेस पानी से बाहर निकाला हुआ है और ये अभी इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है। I repeated the exercise hundreds of times. विलियम कहते हैं कि उन्होंने ये जो प्रैक्टिस है सांस लेने की बहुत बारी रिपीट की ताकि वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. Shed means removed, किसी चीज को खत्म करना, उतारना। Panic means fear. Seized means gripped or held me. विलियम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिट बाय बिट यानी कि पीसेस में, टुकड़ों में, पार्ट्स में अपने इस डर को अपने से दूर किया। नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. पहले विलियम के ट्यूटर ने उन्हें पेट पे रोप बांध के स्विमिंग करना सिखाया। सेकंड, उन्होंने उन्हें स्विमिंग पूल में सांस लेना सिखाया। थर्ड, उन्होंने उन्हें अपनी लेग्स को किक करना सिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप पूल में स्विमिंग करते हैं तो ऐसे आप अपनी लेग्स को ऊपर और फिर नीचे की तरफ हिलाते हैं, पानी में किक मारते हैं। ये चीज विलियम को उनके इंस्ट्रक्टर ने सिखाई। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। बहुत सारे हफ्तों तक विलियम यही प्रैक्टिस करते रहे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, but then gradually relaxed and finally I could command them. Command means order them. विलियम कहते हैं पहले तो उनकी टांगे हिलती ही नहीं थी क्योंकि उन्हें डर लगता था। धीरे 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 उन्हें रिलैक्स्ड फील होने लगा और फिर फाइनली विलियम अपनी टांगों को जैसे ही ऑर्डर देते थे कि चलो स्विमिंग करो तो वो चलने लग जाती थी। Thus, piece by piece, he built a swimmer. तो ऐसे फेजेस में, पार्ट्स में विलियम के इंस्ट्रक्टर ने विलियम को एक स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। उनके दिल से डर निकाल दिया, उन्हें सांस लेना सिखा दिया और उन्हें उनकी टांगे हिलाना भी सिखा दिया। तो अब उन्होंने इन तीनों चीजों को कंपाइल करके पूरा एक स्विमर तैयार किया। In April, he said,
Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke. Crawl stroke एक पर्टिकुलर स्ट्रोक का नाम है जो स्विमिंग करते हुए यूज होता है. आप स्विमिंग करते हुए बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक्स हैं जिनमें स्विम कर सकते हैं. उनमें से एक स्ट्रोक है क्रॉल स्ट्रोक. तो विलियम ने स्विमिंग सीखना शुरू किया था अक्टूबर में और फाइनली अप्रैल में यानी कि आफ्टर 6 months उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें कहा कि जाओ स्विमिंग पूल में डाइव करो और पूरी लेंथ स्विम करो क्रॉल स्ट्रोक में. I did. The instructor was finished. फाइनली विलियम ने खुद से स्विमिंग पूल की लेंथ में स्विम किया और उनकी इंस्ट्रक्टर की क्लासेस खत्म हो गई. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. इंस्ट्रक्टर की क्लासेस तो खत्म हो गई लेकिन विलियम अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल. विलियम कहते हैं कि अभी भी मुझे इस चीज पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर मैं अकेले स्विमिंग पूल में जाऊंगा तो क्या मुझे डर नहीं लगेगा. आई ट्राइड इट. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. विलियम ने अपना टेस्ट लिया. उन्होंने अकेले स्विमिंग पूल की लेंथ में पहले लेंथ के अप स्केल गए वो और फिर नीचे की तरफ पूरी एक लेंथ ऐसे कंप्लीट की और स्विम करके अपना टेस्ट लिया. Tiny vestiges of the old terror would return. Vestiges means traces, parts. विलियम कहते हैं कि उस डर के छोटे छोटे से टुकड़े बार बार वापस आ रहे थे. अभी भी वो डर पूरी तरह से नहीं गया था. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh? Well, here's to you. Look, and off I'd go for another length of the pool. तो अब विलियम के रिएक्शन में कुछ फर्क था. वो कहते हैं कि अब जब भी वो डर आता था तो मैं उसे कहता था हाँ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है. और ऐसा कह के मैं एक बार फिर से स्विमिंग पूल की पूरी लेंथ पर स्विम करने के लिए निकल जाता था. तो अब विलियम के रिएक्शन में फर्क क्यों है? क्योंकि अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उन्होंने स्विमिंग सीख ली है और अब उन्हें पानी से डर नहीं लगता. अब उन्हें ये डर नहीं है कि वो डूब जाएंगे क्योंकि उन्हें पानी में तैरना आता है. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक विलियम खुद से ऐसे ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहे और अपने डर को भगाते रहे. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. विलियम को अभी भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इस डर पर पूरी तरह से विजय पा चुके हैं. इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एक लेक पर गए जिसका नाम था लेक वेंटवर्थ, जो कि न्यू हैम्पशायर नाम की जगह पर लोकेटेड थी. वहां पर उन्होंने ट्रिग्स आइलैंड से उस लेक में छलांग मारी और पूरी 2 मील का डिस्टेंस स्विम करके गए और स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक स्विम करते हुए पहुंच गए. तो विलियम ने क्या किया, उन्होंने एक लेक में स्विमिंग करके अपना टेस्ट लिया ये चेक करने के लिए कि क्या उन्होंने अपने डर को खत्म कर दिया है कि नहीं. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. जैसे कि मैंने आपको बताया था स्विमिंग में अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं अलग अलग स्टाइल से ये लोग स्विम कर रहे हैं. ऐसे ही विलियम ने भी बहुत सारे अलग अलग स्ट्रोक्स ट्राई किए जब वो स्विम कर रहे थे. अब हम एक एक करके देखते हैं कि विलियम ने कौन कौन से स्ट्रोक्स ट्राई किए. सबसे पहले वो कहते हैं फ्रंट क्रॉल. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्रंट क्रॉल स्विमिंग पोज. फिर उन्होंने नेक्स्ट जो स्विमिंग स्ट्रोक किया वो था ब्रेस्ट स्ट्रोक. यहाँ पर आप इस स्विमर को देख सकते हैं इस इमेज में. दिस इज द ब्रेस्ट स्ट्रोक ऑफ स्विमिंग. उसके बाद जो तीसरा स्ट्रोक उन्होंने किया वो था साइड स्ट्रोक. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइडवेज लेट कर पानी में स्विमिंग कर रहे हैं. दिस इज द साइड स्ट्रोक. एंड देन विलियम सेज ही डिड द बैक स्ट्रोक. पानी में
अपनी पीठ पर लेटकर स्विमिंग करने के स्टाइल को बैक स्ट्रोक कहा जाता है, जो कि विलियम ने किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। विलियम कहते हैं ये डर सिर्फ एक बार आया जब वो लेक के बिल्कुल बीचों बीच थे। तब उन्होंने जब अपना मुंह पानी के अंदर डाला तो उन्होंने क्या देखा? सिर्फ पानी ही पानी देखा अपने आसपास, और एक बार फिर से वो डर गए। The old sensation returned in miniature. Miniature means small size. Old sensation वो किसको कह रहे हैं? अपने इस डर को। विलियम कहते हैं ये जो डर था एक बार फिर से वापस आया, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा डर था, बहुत ही छोटा सा डर था। I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. Fled means it ran away. जब विलियम ने अपने डर को ये कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो कहते हैं कि मेरा डर खुद ब खुद भाग गया और मैं एक बार फिर से स्विम करने लग गया। Yet I had residual doubts. Residual means remaining. अभी कुछ बाकी बचा खुचा डर था विलियम के अंदर, अभी भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं था। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Worm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Doug Corpron used to do. अब विलियम ने एक बार फिर से अपना टेस्ट लिया। उन्होंने क्या किया? वो वेस्ट की तरफ गए, यानी कि अपने एरिया से वेस्टर्न एरिया की तरफ गए, वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ। वहां पर वो टाइटन के ऊपर गए और फिर कॉनराड मेडोज पर गए। मेडो मीन्स अ काइंड ऑफ अ फार्म। फिर उन्होंने कॉनराड क्रीक ट्रेल पर चढ़ाई की और मीड ग्लेशियर पहुंच गए। मीड ग्लेशियर मीन्स एक बर्फ से भरा हुआ पहाड़, और वहां पर उन्होंने हाई मेडो नाम की जगह पर कैंपिंग की, वहां पर रहे, जिसकी साइड पर वॉर्म लेक नाम की लेक लोकेटेड थी। अगली सुबह विलियम ने अपनी ड्रेस उतारी, अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और इस वॉर्म लेक में डाइव किया। लेक का नाम वॉर्म लेक था, लेकिन वो बहुत ज्यादा ठंडी थी क्योंकि वो एक ग्लेशियर के किनारे थी। और विलियम ने पूरी लेक में स्विम किया और दूसरे किनारे तक पहुंच गए और फिर वापस भी आ गए। और वो कहते हैं कि डग कॉर्प्रॉन, जो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन थे, वो भी ऐसे ही किया करते थे, वो भी वॉर्म लेक में स्विम किया करते थे। तो विलियम ने भी उन्हीं की तरह वॉर्म लेक में स्विम किया। I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. Echo means a repeated sound. कोई आवाज जो बार बार रिपीट होके सुनाई देती है उसे एको कहते हैं। जब विलियम ने पूरी वॉर्म लेक में स्विमिंग कर ली तो वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये एक बहुत ही अनअचीवेबल टास्क था जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। बहुत ही कम लोग थे जो कि वहां पर स्विम कर सकते थे। वहां पर ही गिलबर्ट पीक नाम की माउंटेन भी थी, और विलियम कहते हैं कि जब वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाए तो इस पीक की वजह से उनकी आवाज, उनकी चिल्लाने की आवाज एको हो रही थी। विलियम ने फाइनली अपने डर को खत्म कर दिया था और अपने डर पर विजय हासिल कर ली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थे। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. विलियम कहते हैं ये जो एक्सपीरियंस था, उनका एक्सपीरियंस क्या था? पानी का डर, कैसे वो एक बार मरते मरते बचे और फिर कैसे उन्होंने अपने डर को खत्म किया। विलियम कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत मीनिंगफुल था, इसने उनकी लाइफ को एक अलग ही दिशा दे दी। और वो कहते हैं कि इस एक्सपीरियंस के बारे में वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप
डेथ का सामना करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ये आप किसी को बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, और जब तक कोई एक्सपीरियंस ना कर ले वो समझ नहीं सकता। विलियम कहते हैं जब आप मर जाते हैं तो आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आपकी सारी फीलिंग्स, एक्सप्रेशन सब खत्म हो जाते हैं। There is terror only in the fear of death. आपको सिर्फ तब तक डर लगता है जब तक आपके अंदर ये डर है कि आप मर ना जाएं, लेकिन जब आप सच में मर जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। As Roosevelt, who was the former president of USA, knew when he said, "All we have to fear is fear itself." यहाँ पर विलियम कोट कर रहे हैं रूजवेल्ट को, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये कहा था कि हमें सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, वो क्या है? डर। और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डर लगता है। और विलियम ये कह रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि किसी भी इंसान को जब वो मर रहा होता है तब कोई डर नहीं लगता, उससे पहले उसे सोच सोच कर ही डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. विलियम ये कह रहे हैं कि उन्होंने डेथ भी एक्सपीरियंस की थी, वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, और उन्होंने मरने के डर को भी एक्सपीरियंस किया था, मरने से पहले उनको जो डर लगा था। तो विलियम ये कह रहे हैं कि उन्हें इन दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है, और तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जिंदगी जीना कितना इम्पोर्टेंट है, और उनकी जिंदगी जीने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई। At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. Finally, विलियम को इतना अच्छा लगा, इतना रिलैक्स लगा, उन्हें ऐसे लग रहा था कि वो अपने डर से आजाद हो गए हैं। अब वो फ्रीली किसी भी मुश्किल ट्रेल पर चल सकते हैं बिना डर के, किसी भी मुश्किल पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं बिना डर के। अब उनके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं था। अब हम इस लेसन की समरी देखते हैं। The story has been taken from the author's autobiography of Men and Mountains. ये जो कहानी है डीप वाटर, ये विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी, उनकी लाइफ की स्टोरी जो उन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, उसमें से ली गई है। इन दिस पीस ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कॉन्कर्ड इट बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। डीप वाटर में विलियम ये बताते हैं कि कैसे उनके अंदर पानी का डर बैठ गया और कैसे उन्होंने अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ उसे खत्म किया। As a child, when he was 3 or 4 years old, he would go to the beach in California with his father. He would get scared by the might of the huge waves which swept over him, and it instilled a fear in his subconscious mind. जब विलियम 3 या 4 साल के थे, वो कैलिफोर्निया के बीच पर जाया करते थे अपने डैड के साथ। वहां पर पानी की लहरों की स्ट्रेंथ देखकर, उनकी पावर देखकर, और ये देखकर कि वो उन्हें धक्का मार के नीचे गिर देती हैं और उनके ऊपर आ जाती हैं, ये सब देखकर विलियम बहुत ज्यादा डर गए थे और उनके सबकॉन्शियस माइंड में पानी का डर बैठ गया। A few years later, in his eagerness to learn swimming, he joined a swimming pool where an incident further increased his terror. कुछ सालों बाद जब विलियम 10-11 साल के थे, उन्होंने स्विमिंग सीखने की सोची और एक पूल को ज्वाइन किया, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनका डर और ज्यादा बढ़ गया। He was pushed into the pool by another boy and experienced death closely. एक लड़के ने उन्हें पूल में धक्का दे दिया और वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे, वो मरते मरते बचे थे। Many years after that incident, he stayed away from water, but the desire to go fishing and swimming in nature was strong enough to motivate him to overcome his fear. इस इंसिडेंट के बाद कई सालों तक विलियम पानी से दूर रहे, लेकिन उनका दिल करता था कि वो फिशिंग करने जाएं, स्विमिंग करने जाएं, अलग अलग वाटर बॉडीज में जाएं, लेक्स में जाएं, रिवर्स में जाएं, और इसी चाहत की वजह से विलियम ने ये फैसला किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे, अपने इस डर को खत्म करेंगे।
He learned swimming with the help of an instructor who ensured that William knew swimming well enough to be able to swim in huge lakes and waterfalls also. विलियम ने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिसने उन्हें बहुत ही अच्छे से स्विमिंग सिखाई, पार्ट्स में स्विमिंग सिखाई और ये देखा कि वो उसे इतनी अच्छे से स्विमिंग सिखा सकें कि वो लेक्स में, वाटरफॉल्स में भी स्विम कर सकें. Still, when he would swim, the fear from his childhood experiences embedded in his subconscious mind would grip him over and over again. He wanted to conquer that fear. फिर भी जब भी विलियम स्विम करते थे, वो जो बचपन का डर था जो कि उनके दिमाग में बैठ गया था, वो बार बार वापस आ जाता था और विलियम इस डर को टोटली खत्म करना चाहते थे. He faced it sarcastically, thinking that now, as he knew how to swim, what harm could it do to him? विलियम ने अपने इस डर का सामना किया और उसे ये चैलेंज किया कि तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है. He challenged his fear in the face of it and finally it would vanish. जब विलियम ने अपने डर को ऐसे चैलेंज किया तो उन्होंने क्या देखा कि उनका डर भाग गया. It was a baseless fear instilled in his subconscious mind. इससे विलियम ने ये रियलाइज किया कि ये जो फियर है ये विलियम के ही दिमाग में बैठा हुआ है और जब विलियम के ही दिमाग ने इस डर को चैलेंज किया तो वो गायब हो गया. This experience was valuable for him. ये जो एक्सपीरियंस है, जो विलियम का डर था, उन्होंने ऑलमोस्ट डेथ का सामना किया, ये उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल था. इससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा. He had experienced terror and death. He overcame it and finally conquered it. विलियम ने डर का सामना किया, मौत का सामना किया, इन दोनों पर विजय पाई और फाइनली इससे बाहर निकले. William realized that death is peaceful and it is the fear of death that is terrorizing. विलियम ये बताते हैं कि डेथ में कोई डर नहीं होता, शांति होती है. सिर्फ डेथ के, मरने के डर में डर होता है. डर ही ऐसी चीज है जो कि हमें डराता है. His will to live life grew intensely as he had overcome his fear and started living fearlessly. जैसे कि विलियम ने अपने डर पर विजय पा ली थी, अब जिंदगी जीने की चाहत उनमें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि अब उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लगता था. अब हम आगे चलते हैं, इस लेसन से क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. How does Douglas make clear to the reader the sense of panic that gripped him as he almost drowned? Describe the details that have made the description vivid. इसका आंसर है, William describes his experience where he had a close brush with death at the YMCA swimming pool. As it is a first-person account, he has described it deeply. The emotional, mental and physical struggle and the paralyzing fear of drowning have been discussed in detail. विलियम ने जब YMCA का स्विमिंग पूल ज्वाइन किया स्विमिंग सीखने के लिए, तब एक हादसा हुआ और वो ऑलमोस्ट मरने वाले थे. विलियम ने खुद ही अपने इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है, इसलिए उन्होंने उसे बहुत ही अच्छे से बताया है कैसे उन पर इमोशनल इफेक्ट हुआ, मेंटल इफेक्ट हुआ और उनकी फिजिकल कैसे प्रॉब्लम्स आई. ये सब विलियम ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं. William retained his intelligence and had a plan to come to the surface. He tried it, but it did not work, and after a few trials to save his life, death dawned upon him. All these details make the description vivid. William सब कुछ बताते हैं कैसे उन्होंने एक प्लान बनाया स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए. 2-3 बार उन्होंने इस प्लान का ट्रायल भी लिया, लेकिन वो प्लान वर्क नहीं किया, वो कामयाब नहीं रहा और फाइनली कैसे वो मौत के मुंह में चले गए. ये सारी जो डिटेल्स है, इससे इनकी जो डिस्क्रिप्शन है इस इंसिडेंट की, ये बहुत ही विविड है, बहुत ही डीप है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. How did Douglas overcome his fear of water? Answer है, William Douglas was not able to come out of his fear, so he hired a swimming instructor. Once he had learned swimming, he wanted to check if he had overcome the fear as well. He would swim in lakes and found the fear to return in small phases. William was no longer scared as he knew that he could swim, hence he overcame the fear.
विलियम स्विमिंग नहीं कर पा रहे थे, वो अपने डर से नहीं बाहर निकल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया जिससे उन्होंने स्विमिंग सीखी। एक बार जब उन्होंने स्विमिंग सीख ली तब उन्होंने ये चेक करना था कि क्या वो बिना डर के स्विम कर सकते हैं। वो लेक्स में गए और उन्होंने देखा कि डर वापस आ रहा है, लेकिन अब उन्हें इस डर से डर नहीं लगता था क्योंकि उन्हें ये पता था कि उन्हें स्विमिंग आती है। उन्होंने उस डर का सामना किया और उस पर विजय पा ली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट recount a childhood experience of terror and his conquering of it? What larger meaning does he draw from this experience? इसका आंसर है, William Douglas gives a detailed description of his childhood experience so that the reader gets familiar with the kind of fear that he had as a child. विलियम अपने बचपन के ड्राउनिंग एक्सपीरियंस को इतनी डिटेल में इसलिए बताते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि कितना गहरा डर था उनके अंदर। When he quotes Roosevelt, all we have to fear is fear itself, he tries to draw a larger meaning from this experience. जब विलियम रूजवेल्ट की बात हमें बताते हैं, जो रूजवेल्ट ने कहा था all we have to fear is fear itself, तो विलियम ये बताना चाहते हैं कि उनके इस एक्सपीरियंस का एक बहुत ही डीप मीनिंग है। He wants to highlight the fact that life became meaningful and the desire to live grew intense once he had conquered his fear. विलियम ये बताना चाहते हैं कि जब उन्होंने अपने इस डर को खत्म कर दिया तो उनकी लाइफ बहुत मीनिंगफुल बन गई, क्योंकि अब उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं था और वो जिंदगी को और भी ज्यादा अच्छे से जीना चाहते थे। With this lesson comes to an end. Thank you.